ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, क्योंकि सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नए से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि बिहार बोर्ड 10th क्लास के अर्थव्यवस्था, जिसके दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, कृषि आता है। ठीक है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो हम लिखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है तृतीयक क्षेत्र का मुख्य संबंध किससे है, तो हम लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र का मुख्य संबंध सेवाओं से है। ठीक है, सेवाओं से है, सेवा से जुड़ी कार्यों से तृतीयक क्षेत्र का संबंध है। चौथा में क्या है, इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम लिखेंगे कि बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि अर्थव्यवस्था का तीसरा भाग है। सेवा क्षेत्र क्या है, तो अर्थव्यवस्था का तीसरा भाग है। 5 में कह रहा है जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें नियमित और सुनिश्चित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें सुनिश्चित और नियमित होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संगठित क्षेत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छो में कह रहा है भारत में सबसे अधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी कि भारत में अधिक से अधिक मजदूर किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रच्छत्र यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हम लिखेंगे कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो हम लिखेंगे 100 दिनों तक। 100 दिनों तक मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 में है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व। 9 में क्या है, 9 में है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास होता है। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों का स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास होता है, तो हम लिखेंगे सरकार के पास होता है। किसके पास, सरकार के पास। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 में है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। क्या होता है, लाभ अर्जित करना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो हम लिखेंगे बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है असंगठित क्षेत्र के प्रमुख विशेषता क्या होते हैं। असंगठित क्षेत्र के प्रमुख विशेषता क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कम वेतन और नियम के अनुसार अनिश्चितता। ठीक है, नियम की अनिश्चितता। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो हम लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है जीडीपी में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो हम लिखेंगे भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का उद्योग है, तो हम लिखेंगे डांबर इंडिया लिमिटेड। डांबर इंडिया लिमिटेड क्या है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब कि डाबर इंडिया लिमिटेड क्या है, किसी एक व्यक्ति का निश्चित निजी अपना है। ठीक है, इस पर सभी का अधिकार नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में कह रहा है कपास का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आएगा। तो हम लिखेंगे कि कपास का उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सूती कपड़ा बनाना या चीनी मिल किस संगठन के अंतर्गत आता है। सूती कपड़ा बनाना या चीनी मिल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लिखेंगे 17 का आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि सूती कपड़ा बनाना भी एक उद्योग ही है, चीनी मिल भी क्या है, एक उद्योग ही है। और उद्योग किसके अंतर्गत आता है, तो उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद 18 में क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का पूरा नाम क्या है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस मतलब क्या हो गया, सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद यानी कि सामान। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन है। रेलवे की स्थिति, ए में है क्या है, रेलवे की स्थिति, बी में है स्वामित्व का आधार, सी में है आर्थिक गतिविधियाँ और डी में है उपयुक्त सभी। तो 19 का हम लिखेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इनमें से कौन सा पेशा या सेवा क्षेत्रक से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पेशा या सेवा क्षेत्रक से संबंधित नहीं है, यानी कि पेशा सेवा क्षेत्रक से संबंधित नहीं है। शिक्षक सेवा क्षेत्र से संबंधित है, डॉक्टर सेवा क्षेत्र से संबंधित है, फिर रासायनिक खाद कारखाना, डी क्या है, 20 का डी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मोची भी सेवा क्षेत्र से ही संबंधित है, यह तीनों सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ई नहीं है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है, 21 में है नरेगा का नया नाम क्या रखा गया। नरेगा का नया नाम क्या रखा गया, तो हम लिखेंगे मनरेगा। ठीक है, नरेगा का नया नाम मनरेगा रखा गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवारों में देखी जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस परिवारों में देखी जाती है, तो गरीब किसान परिवार में, गरीब किसान परिवार में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 में है किसी देश का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। 23 में क्या है, किसी देश का विकास मुख्य रूप से, किसी देश का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो हम लिखेंगे सभी क्षेत्रों के संतुलन विकास पर। अगर सभी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र का जो विकास है संतुलित रूप से होगा तो क्या होगा, किसी देश का विकास अच्छे तरीक़ा से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 में है संचार और परिवहन सेवाएँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संचार और परिवहन सेवाएँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सी, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25 में है संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का क्या लाभ मिलता है। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन श्रमिकों को क्या लाभ मिलता है, तो हम लिखेंगे कि भविष्य निधि और अवकाश, निश्चित कार्य समय और चिकित्सीय सुविधा, यानी कि पीएफ मिलता है, फिर निश्चित कार्य समय यानी कि कितना घंटा तक काम करना है वो मिलता है, और अगला चिकित्सीय यानी कि देख रेख का सुविधा होता है, इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26 में क्या है डेयरी और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेयरी और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 में है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो हम लिखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, और उसे ही जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 28 में है इनमें से किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक को कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में है वैश्वीकरण और उदारीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्रक पर पड़ा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे केवल कृषि क्षेत्रक पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 में है अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है, तो हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि एवं संबंध गतिविधियों को माना जाता है।
दोस्तों इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।